की फिक्र को नहीं पहचान पाते। वो इंसान जो अपनी फटी हुई कमीज छिपाकर हमारे लिए नए कपड़े लाता है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों की राख पर हमारे सपनों का महल खड़ा करता है, आखिर हम उसे समझने में इतनी देर क्यों कर देते हैं? आज की ये कहानी उसी पिता की है जो दुनिया के लिए एक कड़क इंसान है पर अपने बच्चों के लिए चुपचाप एक सच्चा यार बना फिरता है। ये दास्तां है कामयाबी, अकेलेपन और उस एक सच की जो सब कुछ तबाह कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शनि हिंदी कहानियाँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी के उपन्यास यार पापा के भाग 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लोगों के बीच में चाय के 6 कप रखे हुए थे। 3 खाली कप बीते हुए समय के लिए और 3 भरे हुए कप आने वाले समय के लिए। अगले दिन लॉ के फाइनल ईयर का आखिरी पेपर होने वाला था। 3 साल का साथ छूटने वाला था। मीता ने अपने बैग से तीनों के साथ वाली तस्वीर बाकी दोनों की तरफ बढ़ाई। क्या बेटा अब तू रुलाएगी क्या? मनोज ने कहा। हाँ, इतना सेंटी क्यों कर रही है? गजेंद्र ने कहा। कॉलेज ही तो खत्म हो रहा है, हम अलग थोड़ी हो रहे हैं। मनोज ने हाथ आगे बढ़ाया। मीता की आंखों में आंसू थे। वो मनोज और गजेंद्र के सामने पहली बार रो रही थी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों मिलते रहना बे, मीता ने कहा। इन तीनों की क्लास का एक लड़का दूर से भागता हुआ आया और चिल्लाया, मनोज तेरे घर से फोन आया था, जल्दी जा, कुछ इमरजेंसी है। तीनों हड़बड़ाकर उठे और आने वाले समय के लिए रखे 3 कप लुढ़क गए। यह 3 वो थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे लॉ कॉलेज में दी जाती थी। दोस्त रहे, दोस्ती रही, पर दोस्ती का वैसा रंग नहीं रहा जैसा उस तस्वीर में था। इन तीनों को नहीं पता था कि उस कॉल के बाद मनोज की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 30 साल बाद शून्य। कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ते के पिछले सभी पुल जलाने पड़ते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मनोज साल्वे देश का सबसे नामी गिरामी वकील अपने जीवन के लगभग सारे पिछले पुल जला चुका था। वह इतना आगे निकल चुका था कि जहां से लौट पाना असंभव था। हम सभी अपनी परछाई ढोने के लिए अभिशप्त हैं। सूरज डूबने के बाद परछाई फैलकर रात हो जाती है। रात का अंधेरा असल में हमारे भीतर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए हर किसी का अंधेरा दूसरे से अलग होता है और उजाले की खोज भी हर आदमी में कई रातें होती हैं और हर औरत में कई से ज्यादा कुछ। तारे हमेशा छूटे हुए सपने हैं। टिमटिमाती हुई रोशनी उन रास्तों की आवाजें हैं जो हम भटक चुके हैं। लंदन के ओपेरा हाउस की पहली पंक्ति में बैठा हुआ मनोज क्लासिकल म्यूजिक का आनंद ले रहा था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वह एक स्पेशल डिनर में शामिल हुआ जिसमें गिनती के 20 लोग थे। डिनर के बाद मनोज लंदन की गलियों में भटकता हुआ देर रात अपने रिसोर्ट पहुंचा। उसने अपना फोन रिसोर्ट में ही छोड़ दिया था। मनोज कई दिनों से छुट्टी की तलाश में था। इससे पहले कभी भी वह लंदन अकेले नहीं आया था। वह छुट्टियां मनाने एक दिन पहले ही पहुंचा था, पर उसकी टीम को स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी हाल में उसे डिस्टर्ब न किया जाए। लेकिन यह फोन जिस आदमी का था उसको टाला नहीं जा सकता था। मनोज ने बेमन से कान पर फोन लगाया। यस, मनोज साल्वे स्पीकिंग। करीब 12 घंटे बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन मनोज साल्वे के लिए तैयार था। यह प्लेन दिल्ली से आया था। साथ ही एक बड़ी कंपनी के ऑफिस का एक वाइस प्रेसिडेंट और एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी प्लेन में पहले से फाइल लिए मनोज का इंतजार कर रहे थे। मनोज अगले 1 घंटे फाइल पर अलग अलग निशान लगाता रहा। उसने फाइल बंद की और पूछा, पेनाल्टी कितने की है? अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा 1200 करोड़। मनोज साल्वे ने एक छोटी सी नोटबुक में कुछ नोट किया। कुछ देर तक खुद सारी फाइलों को दोबारा पढ़ता रहा। अधिकारी बैठकर उसको देखते रहे। मनोज अपने नोट्स बनाता रहा। फाइल पढ़ने के बाद मनोज की नजर बाहर गई। सुबह होने वाली थी। वह कुछ देर तक बाहर देखता रहा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने एक पन्ना लिया और उसे पूरा भर दिया। अधिकारी बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। मनोज ने पन्ना अपनी जेब में डाला। एक अधिकारी ने मनोज से पूछा, कोई चांस है? मनोज ने अपना फोन जेब में डाल दिया और कहा, एक हियरिंग में केस क्लियर हो जाएगा, मेरी टीम ने बता दिया होगा। मेरी फीस पेनाल्टी का 10% रहेगी। 120 करोड़।
कंपनी के अधिकारी ने यह जानकारी रिपीट की। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। एक अधिकारी ने वहां से उठकर अपने सैटेलाइट फोन से कॉल किया। कुल 1 मिनट की बात के बाद वह मनोज के पास आया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर मनोज अपने टैब पर वीडियो गेम खेलता रहा। चार्टर प्लेन की खिड़की से सुबह का सूरज दिखने लगा था। एक दिन बाद के अखबार में खबर थी, मनोज साल्वे ने 12 मिनट में 1200 करोड़ का केस जिताया। यह खबर छपने के पहले मनोज वापस उसी चार्टर प्लेन से लंदन अपनी छुट्टियां मनाने वापस लौट चुका था। हर शहर अपनी एक रफ्तार के साथ खुलता है। दिल्ली में सुबह टहलने वाले अभी घर लौट रहे होते हैं कि यह शहर कुछ लोगों के लिए भागने लगता है, या यूं कहें कि कुछ लोग अपनी रफ्तार से दिल्ली को भगाने लगते हैं। रोज सुबह सूरज के उगने से थोड़ा सा पहले लॉन टेनिस के कोर्ट में एक आदमी के पहुंचने के समय से घड़ी मिलाई जा सकती है। यह आदमी है मनोज साल्वे। उम्र के साथ साथ उसका खेल बेहतर होता जा रहा है। कहते हैं कि पुरानी शराब, पुराना डॉक्टर और पुराना वकील, इन तीनों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। पता नहीं यह कहावत है या नहीं। अगर नहीं है तो नई कहावत मानकर कुछ बातों पर भरोसा किया जा सकता है। हर उस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए जो भरोसा करने के लायक सुनाई पड़ती है। मनोज साल्वे ऐसी ही ना जाने कितनी ही नई बातें अपने केस के रेफरेंस में कह दिया करते थे। वह अपनी उम्र के 50वें साल में सबसे ज्यादा फिट था। रात को चाहे 2 बजे सोया हो, वह सुबह का टेनिस मिस नहीं करता था। सुबह 8 बजे वह ऑफिस में होता। उसको चीजें जल्दी शुरू करके ज्यादा जल्दी खत्म करने की आदत थी। दिल्ली के हाई कोर्ट में आज देश की एक बड़ी विदेशी टेलीकॉम कंपनी पर लगे 5000 करोड़ की पेनाल्टी का फैसला आना था। टेलीकॉम कंपनी की हार लगभग तय बताई जा रही थी। 9:30 बजे से शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे। मनोज साल्वे की कार जैसे ही कोर्ट के बाहर आई, पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ा। क्या आज आप अपने करियर का पहला केस हारने वाले हैं? क्या लगता है क्या फैसला आएगा? आपने ऐसा हारा हुआ केस लिया ही क्यों? उस दिन उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट नहीं थी। मनोज साल्वे बिना कुछ कहे हुए आगे बढ़ गया। दलीलें पहले ही दी जा चुकी थी। आज के बड़े फैसले पर देश भर की नजर थी। मनोज के साथ उसके जूनियर्स की फौज थी। मनोज बार बार अपने मोबाइल में शेयर मार्केट में उस शेयर के रेट चेक कर रहा था। शेयर लगातार गिरते जा रहे थे। देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी का यह हाल होगा, किसी ने नहीं सोचा था। जज तय समय पर कमरे में आए। वहाँ जो हलचल थी वो खत्म हो गई। ऐसी शांति पसर गई जैसे कमरे में कोई ना हो। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। देश के सारे चैनलों की निगाह इसी केस पर बनी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि सरकार को इस केस में मोटी रकम मिलने वाली है। फैसला आना शुरू हुआ। जज को यह 5000 करोड़ की पेनाल्टी का फैसला सुनाने में 10 मिनट का समय लगा। खबर बाहर आते ही शेयर मार्केट का रुख पलट गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। इस कहावत के साथ एक और लाइन जुड़ी हुई थी जो कि इतनी पॉपुलर नहीं थी। क्रिकेट और कोर्ट के फैसले में भी बाजी कभी भी पलट सकती है। मनोज साल्वे जब बाहर निकला तो उसके हाथों में हवा में लहराकर भी बनाया और उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट थी। शेयर मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शेयर एक ही दिन में गिरकर फिर पहले वाले स्तर पर तुरंत आ गया। कोर्ट ने फैसला कंपनी के पक्ष में दिया, यह कहते हुए कि अगर हम इस देश में बिजनेस करने में इतने रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो देश का ही नुकसान होगा। मनोज साल्वे ने बाहर निकलकर किसी के सवाल का जवाब ना देते हुए पहले से तैयार एक स्टेटमेंट को पढ़ा और बिना कोई जवाब दिए निकल गया। उसके मोबाइल पर दुनिया भर के मैसेज थे। सफलता का एक पैमाना यह भी था कि हर कोई अपना दोस्त होना चाहे। आदमी जब हर तरफ से फंस जाता है तब वह अच्छे वकील के पास जाता है। हारे हुए केस जीतना मनोज साल्वे की आदत ही नहीं, शौक भी था। अब वह अपने करियर के जिस मुकाम पर था उसको पैसे के लिए काम नहीं करना था, वह अपने मजे के लिए काम करता था।
मनोज साल्वे को अपना वकील रख पाना किसी के लिए आसान नहीं था। क्लाइंट उसको नहीं, वह क्लाइंट को चुनता था। वह छोटे मोटे केस पैसे के हिसाब से नहीं चुनता था। मन किया तो प्राइमरी के टीचर का केस 1 रुपया में लड़ लिया और सरकार को हरा दिया। कई मामलों में उसका केवल केस ले लेना इस बात की गारंटी होता था कि फैसला क्या होने वाला है। जब वह कोर्ट में दलील देने के लिए उठता तो जज भी अपनी कुर्सी पर पीठ सीधी करके बैठता। मनोज की दी गई दलीलों को उसके बोलने की स्टाइल को कॉपी करने में नए वकील अपनी शान समझते थे। देश के लगभग सभी मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो आ चुकी थी। देश के 100 सबसे धारादार व्यक्तियों में उसका नाम पिछले 10 साल से हिला नहीं था, बल्कि हर साल उसका नाम ऊपर ही बढ़ रहा था। देश का बड़े से बड़ा अभिनेता, नेता, बिजनेसमैन सभी मनोज साल्वे के या तो दोस्त थे या होना चाहते थे। मीडिया की भीड़ को चीरते हुए मनोज साल्वे की कार दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में घुसी। मनोज ने अपनी बेटी शासा को फोन मिलाया, लेकिन फोन उठा नहीं। मनोज पिछले 2 साल से रोज लगभग इसी समय पर सासा को फोन करता था, पर फोन कभी नहीं उठता था। मनोज साल्वे के आने से पहले जो पार्टी बोरिंग लग रही थी, उसमें एकदम से जान आ गई। उसके अंदर घुसते ही भीड़ ने उसको घेर लिया। सभी आगे बढ़कर उसको बधाई दे रहे थे। मनोज साल्वे के आधे सफेद आधे काले बाल हवा में लहराते 50 साल की उम्र के हिसाब से मनोज काफी फिट था। मनोज साल्वे ने उसी दिन एक मोबाइल कंपनी के लिए बहुत बड़ा केस जीता था। चाहे पार्टी किसी की भी हो, वह कभी पार्टी में 10 बजे के बाद नहीं रुकता। पार्टी में दिल्ली के बड़े से बड़े बिजनेसमैन थे। मनोज साल्वे का समय मिलना ही अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी। एक बात जो मनोज को बाकी बड़े वकीलों से अलग बनाती थी कि वह किसी अमीर आदमी या उसके बच्चे को बचाने का केस कभी नहीं लेता था। पार्टी अपने उफान पर थी। मनोज कोने में अपना एक बैग लिए बैठा हुआ था। उसने दोबारा शासा को फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा। मोबाइल कंपनी के सीईओ मनोज के पास बैठा हुआ था। सामने टीवी पर मनोज साल्वे का दिन में कोर्ट से बाहर निकलते हुए उंगलियों से वी का निशान बनाते हुए वीडियो चल रहा था। आप हमारी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में आ जाइए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सीईओ ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा। मनोज सीईओ को देखकर मुस्कुराया। आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यह कहकर चल दिया। सीईओ को समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। घड़ी में 10 बज चुके थे। अचानक पार्टी में सन्नाटा छाने लगा। एकदम से प्लेट उठाने तक की आवाज आने लगी। सबके सब अपने मोबाइल देखने लगे। ऐसा कम होता है कि जिसकी खबर सामने हो वह अपने साथ कमरे में हो। एक गुमनाम वेबसाइट ने रिपोर्ट की थी कि इस देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक मनोज साल्वे की लॉ की डिग्री नकली है। उस वेबसाइट में मनोज साल्वे के बैच के सभी लोगों के नाम थे, लेकिन पास होने वालों में मनोज का नाम नहीं था। खबर आग की तरह फैली। ट्विटर पर जंग छिड़ गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मनोज ने सरकार को कई मामलों में आड़े हाथ लिया था। इसलिए लोग मनोज के पक्ष और विपक्ष में बटे हुए थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह वकील मनोज को बदनाम करने की साजिश है। कुछ ही मिनटों में हजारों ट्वीट हो चुके थे। मनोज अपनी कार में बैठ ही रहा था कि उसके पर्सनल असिस्टेंट प्रियंका ने उसको खबर दिखाई। सर, न्यूज चैनल आपका कमेंट मांग रहे हैं। प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा, बुलशिट, कोई कमेंट नहीं देना मुझे। यह कहकर मनोज अपनी कार में बैठ गया। कार के पिछली सीट पर स्क्रीन में भी वह न्यूज चल रही थी। मनोज ने स्क्रीन को ऑफ किया और फरीदा खानम की अपनी मनपसंद गजल लगा दी। दिन भर की थकावट के बाद फरीदा खानम की आवाज उसे ऐसी लगती जैसे हल्के हल्के माथे को सहला रहा हो कोई। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद हैं। इनको खोकर कहीं जान एजा उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। देश भर के कुछ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट के मैसेज उसके मोबाइल पर पड़े थे। उसने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दिया। तभी एक बड़े न्यूज चैनल के एंकर का फोन आने लगा। यह एंकर हमेशा मनोज साल्वे के पीछे पड़ी रहती थी। मनोज ने फोन ही नहीं उठाया। बाद में उसने कहीं फोन मिलाने के लिए 1-2 बार फोन उठाया, लेकिन फोन लगाया
नहीं। ड्राइवर ने कार घर के रास्ते पर मोड़ दी। मनोज कुछ दिन पहले ही अपना बड़ा आलीशान घर छोड़कर एक 3 कमरे के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। बड़े घर का खालीपन छोटे घर के खालीपन से ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, इसलिए छोटे घरों में उतना अकेला नहीं लगता। अपार्टमेंट के कमरे से दूसरे कमरे की कोई ना कोई जलती हुई बत्ती दिखती रहती है तो सूनापन थोड़ा कम लगता है। मनोज अब ज्यादातर यहीं रहता था, पर कभी कभार अपने बड़े घर में जाता था। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। घर इतना साफ सुथरा था कि घर नहीं लग रहा था। रहने वालों की बेतरी की भी घर बनाती हैं। यूं तो घर आते ही वह कपड़े बदल लेता था, लेकिन आज ठीक वैसे ही आकर कुर्सी पर पड़ गया। घर का म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिक था, तो कार वाला गाना धीमे धीमे यहाँ भी बजने लगा। तभी उसके मोबाइल पर उसकी बेटी शासा का मैसेज आया। नहीं करनी मुझे बात। मोबाइल देखकर मनोज ने अपनी गर्दन पर लगी टाई को ढीला किया। अपनी पढ़ने लिखने वाली मेज से पुरानी सिगरेट का पैकेट निकालकर बालकनी में आ गया। अपनी बड़ी सी बालकनी में बैठकर सामने वाली खिड़कियों में देखने लगा। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग लोग दिख रहे थे। कोई लड़ रहा था, कोई प्यार में था, कहीं जीवन धीरे था तो कहीं तेज। कोई पार्टी करने की तैयारी में था तो कहीं एकदम कदम मुश्किल से पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने खिड़कियों में पूरा जीवन बह रहा हो। डिब्बी की बची हुई 2 सिगरेट खत्म हो चुकी थी। बहुत महीने बाद उसने सिगरेट पी थी, इसलिए मुंह में एक कसैलापन था। उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सामने बिल्डिंग की बत्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसके कमरे की दीवार पर सजे कई मेडल उसको दिख रहे थे। वह उठा और उसने अपने ड्राइवर को फोन मिलाने के लिए मोबाइल उठाया तो देखा 2 बज चुके थे। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी बिल्डिंग से निकल गया। कार लेकर वह एक बंगले में पहुंचा। बंगले के बाहर लिखा था गजेंद्र चौहान प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस बंगले में उसका आना जाना लगा रहता था। उसे किसी ने रोका नहीं। चाय आई, फिर उसके 2 मिनट बाद गजेंद्र चौहान क्या हो गया पार्टनर? यह पूछते पूछते गजेंद्र को समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है। मनोज के चेहरे पर जो भाव थे वो उसने करीब 30 साल पहले देखे थे। गजेंद्र और मनोज एक ही समय पर कॉलेज में साथ थे, लेकिन गजेंद्र की उम्र मनोज से कम 5 साल ज्यादा लग रही थी। बाल पके हुए, हल्की सी तोंद, शरीर में 25 साल सरकारी नौकरी वाली थकावट। क्या हो गया? इसका जवाब मनोज ने नहीं दिया। मनोज ने सामने रखी चाय का आखिरी सिप लेते हुए कहा, चलो। गजेंद्र ने पूछा नहीं कि कहा। वह दोनों अब मनोज की कार में थे। बताओगे पार्टनर क्या हुआ है? गजेंद्र ने अपने आप को कार में एडजस्ट करते हुए पूछा। लॉ की डिग्री नकली है, यह बात बाहर आ गई है। मनोज ने बिना चेहरे पर शिकन लाए कहा। गजेंद्र के चेहरे का भी रंग उड़ गया। कैसे? मुझे मालूम नहीं। फिर अब समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो तुम्हें साथ लाया हूँ। कार एयरपोर्ट के पास के 24 घंटे चलने वाले कैफे पर रुकी। ऑर्डर करने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गजेंद्र तब तक अपने मोबाइल पर ट्विटर चेक कर रहा था। पीछे ही पड़ गए हैं तुम्हारे ये लोग, तो वो तो पता है, लेकिन क्या करें? करना क्या है? डिनाई कर दो, मैनेज कर लेंगे। गजेंद्र ने कॉफी के साथ रखी हुई कुकी का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। नहीं हो पाएगा मैनेज। जब से प्रैक्टिस शुरू की है तब से बस दुश्मन ही बनाए हैं। बात अब खुल चुकी है। फिर क्या सोचा है? सोच रहा हूं गलती मान लूं और जो यह इमेज बनाई है इतने साल में उसको एक झटके में हवा कर दोगे। इट विल बी सुसाइडल। एक झटके में करियर खत्म हो जाएगा। 30 साल की मेहनत, हजारों जीते हुए केस और देश का सबसे बड़ा नाम, क्या सब कुछ एक पल में खाक हो जाएगा? मनोज साल्वे, जो कल तक दूसरों की किस्मत का फैसला करता था, आज खुद अपनी ही जिंदगी के कटघरे में खड़ा है। क्या वो हार मान लेगा या फिर इस तूफान से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढेगा? कहानी अभी बाकी है। मनोज की बेपसी और उसकी बेटी शासा की खामोशी की अगली कड़ी हम लेकर आएंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके पिता के साथ आपकी सबसे प्यारी याद क्या है?
हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो शनि हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले हिस्से के साथ। धन्यवाद।